नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान ने आज सुबह फिर दो जगह हमला किया है और ये दोनों बहुत भयानक हमले हैं। पहला हमला जो हुआ है इराक में अमेरिका की एम्बेसी पर हुआ है, उसके वीडियोज आ रहे हैं। बाकायदा आग लगी हुई है और वहां अफरा तफरी मची हुई है, यानी बगदाद के अंदर अमेरिका का जो एम्बेसी है उस पर हमले हुए हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इराक के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अमेरिका की एम्बेसी पर अगर हमले होते हैं तो यह अमेरिका की जिम्मेदारी है, इससे इराक का कोई लेना देना नहीं है। इस बात को ऐसे भी समझना चाहिए कि ट्रंप के राज से जो बयान आ रहे थे उसमें वो ये कह रहे थे कि उन्होंने ईरान की सारी क्षमता को खत्म कर दिया है, ईरान के पास अब ना बम है, ना ईरान के पास मिसाइल बची है, ना ईरान के पास ड्रोन बचे हैं। उनका कहना था कि वैसे ही हमें आश्चर्य हुआ कि इतना हमला कैसे हो गया, लेकिन अब हमले नहीं होंगे क्योंकि ईरान के पास सारी की सारी जो सैन्य क्षमता है, जो लड़ने की कुव्वत है, वो सारी की सारी खत्म हो गई है। सुबह होते ही गलत साबित कर दिया ईरान ने बगदाद के ऊपर अमेरिकन एम्बेसी पर सीधा हमला करके। इसके पहले आप जानते हैं कि इराक में कम से कम 2 जहाजों को गिरा चुका है ईरान। और सिर्फ बगदाद में हमला नहीं हुआ, साथ साथ यूएई के भी कई ठिकानों पर हमला हुआ है। फुजैरा से आग की तस्वीरें आ रही हैं, बावजूद इसके कि यूएई ज्यादातर तस्वीरों को सेंसर कर रहा है, बाहर निकल के कुछ नहीं आ रहा है। फिर भी जो खबरें आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि यूएई में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इन सब के पीछे कल मैंने आपको बताया था कि इन सब के पीछे यह भी जानना जरूरी है कि अली लारिजानी ने क्लियर किया था कि अरब मुल्कों को एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि वो अमेरिका के साथ हैं या फिर हमारे साथ हैं। अगर वो अमेरिका के साथ हैं तो उनके ऊपर हमला होता रहेगा। और इन सब के बीच एक खबर आती है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। वॉल स्ट्रीट जर्नल आप जानते हैं अमेरिका का बेहद मकबूल अखबार है और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है। उस अखबार में खबर यह आती है कि यूएई, सऊदी अरबिया और कुछ और मुल्कों ने अमेरिका से यह कहा है कि हमारा दुश्मन है ईरान, उसके ऊपर लगातार हमले करते रहो। अब यह खबर सच्ची है या फिर इस खबर के पीछे वही खेल है कि कैसे भी इन सारे कंट्रीज को शामिल किया जाए, ये बात की बात है। इस पर बाद में पता चलेगा कितना सच कितना झूठ। आपको पता है कि ऐसी ही खबर केवल सऊदी अरबिया के लिए भी आई थी कि सऊदी अरबिया लगातार अमेरिका से यह कह रहा है कि ईरान पर हमला करते रहिए, ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दीजिए, सांप का मुंह काट दीजिए। यह वाला डायलॉग अरब की तरफ से गया था, अमेरिका को पहले भी गया था और अब फिर गया है, यह कहा जा रहा है। सऊदी अरबिया ने बाद में बयान देकर कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। यही कहेंगे, उनसे यही उम्मीद की जाती है। लेकिन जो इतिहास पूरा उस इलाके का है उसमें अगर अरब कंट्रीज इस समय ईरान की पीठ में छुरा भोंक रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे तो ईरान का साथ इन्होंने कभी नहीं दिया है। ईरान पर एक के बाद एक सैंक्शंस लगते गए। कभी किसी अरब मुल्क ने खड़े होकर नहीं कहा कि ईरान के ऊपर सैंक्शन क्यों लग रहे हैं। 12 रोजा जंग हुई, उसमें ईरान का साथ किसी ने नहीं दिया। कुछ बयानात जारी करने के अलावा कहीं आगे नहीं बढ़े। तो ईरान इन मुल्कों को कैसे दोस्त समझे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जोड़ने वाली चीज एक हो सकती है कि भाई यहां भी मुसलमान है, वहां भी मुसलमान है। तो अली लारिजानी ने सवाल पूछा था, सुबह मैंने बहुत डिटेल में उस पर डिस्कस किया था कि अगर उम्मत का मामला है, अगर मुसलमान का मामला है तो इजराइल और अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया था, आपको उसकी मुखालफत करनी चाहिए थी, आपने मुखालफत की नहीं, इसलिए ये सारे मसले भी कोई खास फर्क नहीं रखते। दरअसल अगर अरब मुल्कों और ईरान का फर्क देखना हो तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर में एक तरफ जॉर्डन के शाह हैं, अपने पूरे ड्रेस में हैं वो, और दूसरी तरफ अली लारिजानी हैं एक सिंपल सी जैकेट में, जो आजकल ईरान के अंदर अली लारिजानी जैकेट के रूप में फेमस हो रही है। आप देखिए जॉर्डन के शाह के सीने पर कितने सारे मेडल लगे हुए हैं, जैसे कि वो कितनी बड़ी आर्मी के कमांडर हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, कभी किसी की मुखालफत नहीं की, एक गोली नहीं चलाई। प्रैक्टिस के लिए चलाई होगी, उनके वीडियोस वगैरह आते रहते हैं शिकार वगैरह के, लेकिन कभी कोई असली जंग उन्होंने नहीं लड़ी। और दूसरी तरफ अली लारिजानी हैं जिनकी जान पे खतरा है, लेकिन इंटरनेशनल कुड्स डे को सड़क पर दिखाई दिए और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिका के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह तस्वीर उस फर्क को बिल्कुल साफ करती है जो बाकी अरब मुल्क के लीडर्स और ईरान के अंदर है। बाकी अरब मुल्क के लीडर्स ने अपनी सारी सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले कर दी थी। अमेरिका के घुटनों में बैठकर जो जो अमेरिका ने कहा वो सब करते चले गए, और अमेरिका ने जो जो कहा वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए कहा, इसलिए दरअसल वो इजराइल के सामने झुकते चले गए।
सऊदी अरब ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया इजराइल से, लेकिन हो ही जाता। अगर 7 अक्टूबर नहीं हुआ होता तो सऊदी अरबिया से भी बहुत जल्दी नॉर्मलाइजेशन हो गया होता इजराइल का। तो ये वो सारे मुल्क हैं जहां पर अमेरिका ने आराम से अपने बेसेज बनाए, जहां पर अमेरिका ने ढेर सारे अपने सैनिक उतारे और जहां पर हमेशा अमेरिका को पैसा और सपोर्ट मिलता रहा। ये वो मुल्क है जहां से ईरान के ऊपर हमले के लिए आसमान और जमीन दोनों अवेलेबल कराई गई। ये बात अलग है कि सबने बयान दिया था कि हमारी जमीन और हमारे आसमान का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इनकी जमीन और इनके आसमान का इस्तेमाल हुआ। नतीजा ये कि ईरान सीधे उनके ऊपर हमला कर रहा है और अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है। कल एक इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अमेरिका से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो खाली कर दें अपनी जगहें और लोग उसके 1 किलोमीटर के दायरे में ना आए, वरना उनके ऊपर खतरा हो सकता है। ये जंग कैसी चल रही है ये समझने के लिए अमेरिका के और अमेरिका समर्थक 2 अखबारों का मैं आपको हेडलाइन दिखाता हूं। टेलीग्राफ का हेडलाइन देखिए। टेलीग्राफ का हेडलाइन कहता है, ट्रंप इज द मदर ऑफ ऑल मिसकैलकुलेशंस। यानी ट्रंप ने जो मिसकैलकुलेशन किया, जो गलत गणित लगाया ईरान के हवाले से, ईरान के संदर्भ में जो गलत गणित लगाया, वो सारे मिसकैलकुलेशंस की मां है। यानी वो सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन है। उन्होंने ईरान को बड़े हल्के में लिया और नतीजा ये है कि अब वो ईरान में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कैसे भी इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कहीं कोई रास्ता दिख नहीं रहा। दूसरा मैं आपको हेडलाइन दिखाता हूं इकोनॉमिक टाइम्स का। ईरान हैज क्राफ्टेड परफेक्ट किल बॉक्स। ईरान ने पक्का वाला किल बॉक्स बना लिया है, यानी ऐसा बॉक्स बना लिया है जो किल करने के, मारने के, हत्या करने के काम आता है। इस खबर को डिटेल में पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है कि कैसे ईरान ना केवल अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाकी इलाकों को उसने ऐसा बना लिया है कि अमेरिका की जहाज अगर उसके अंदर आएगी तो मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और अगर जमीन पर रखेंगे पांव, ईरान की जमीन पर पांव रखने की कोशिश करेंगे तो कैसे इनके सैनिक आएंगे तो आसमान से या पानी से, लेकिन जाएंगे अपने अपने कॉफिन में, कब्रों के लिए जाएंगे, चलने के लिए नहीं जाएंगे। पहले ही कहा जा रहा है कि 200-250 सैनिक इनके और घायल हुए हैं एक आध दिनों में पिछले, और बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। इजराइल में जो लगातार तस्वीरें वहां से आ रही हैं बता रही हैं किस लेवल की तबाही इजराइल के अंदर हो रही है। भारत में भक्तों ने अपनी आंख जरूर बंद कर रखी है, लेकिन उनके बीच भी अब कराह सुनाई दे रही है। वो भी कह रहे हैं कि ईरान जो है उसने जिस तरह का सबक अमेरिका को सिखाया है आज तक कोई सिखा नहीं पाया। दरअसल इतिहास में एक और एग्जाम्पल है जब अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया गया था, और वो एग्जाम्पल है वियतनाम का। कभी फुर्सत मिली तो वियतनाम वार पे अच्छा सा एक डिटेल वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा कि उस जरा से मुल्क ने अमेरिका का क्या हाल किया था, कैसे अमेरिका को भागना पड़ा था। आगे बढ़ो इससे पहले एक अपील कि आप अगर मुमकिन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको रोज अपडेट्स देने की। ढेरों अखबार खंगाल के, वेबसाइट्स खंगाल के हमारी रिसर्च टीम निकालती है डिटेल्स। मैं खुद भी रिसर्च करता हूं और आपके सामने हम सारा सच पहुंचाते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारे साथ खड़े हों। अगर अब तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो वो तो बेहद आसान काम है, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर बनिए। 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिया हुआ है, उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर नीचे ज्वाइन की बटन, वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन की बटन आपको दिख रही होगी, वहां से जा सकते हैं। और ये दोनों अगर समझ में ना आए तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में लिंक दे दिए हैं। ताकत दीजिए ताकि हम लगातार पूरी ताकत के साथ सच बोल सकें। अमेरिका को बहुत ज्यादा गरूर है अपने हवाई जहाजों पर, जो फाइटर प्लेन्स हैं उसके पास, उस पर बहुत ज्यादा गरूर है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका फाइटर प्लेन है उसको B-2 बॉम्बर कहते हैं। कहा जाता है कि B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन है जिसका आज तक कोई मुकाबला नहीं हुआ। अब खबर यह आ रही है, B-2 बॉम्बर की एक खूबी यह है कि एयर डिफेंसेस को यह पता नहीं चलता है। एयर डिफेंस है जिसको भाप नहीं पाते हैं कहां है, तो इस पर निशाना लग नहीं पाता है। अब खबर यह आ रही है कि चाइना का जो डिफेंस इंटरसेप्टर है
उसने ईरान के आसमान पर उड़ रहे B-2 बॉम्बर से रेडियो सिग्नल्स हासिल कर लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाइना का इंटरसेप्टर इसको इंटरसेप्ट कर पा रहा है। इसका मतलब यह है कि इनविंसिबिलिटी का जो दावा था कि B-2 बॉम्बर को कोई पकड़ नहीं सकता है, चाइना ने वो क्रैक कर दिया है। और चाइना का जो ये इंटरसेप्टर है, ये अब ईरान को क्लियर बता रहा है कि B-2 बॉम्बर कहां है। तो आने वाले कुछ दिनों में B-2 बॉम्बर ईरान की जमीन पर गिरे हुए टुकड़े टुकड़े होकर नजर आए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। दरअसल इस जंग की सबसे बड़ी खूबी यह है, बहुत सारा कुछ है, और ईरान के लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं, ईरान की आर्मी जिस ताकत से लड़ रही है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए चाइना और रशिया ने जिस तरह की सैटेलाइट इमेजेज अवेलेबल कराई हैं, जिस तरह के निशाने और इंटेलिजेंस अवेलेबल कराए हैं, उससे ईरान बिल्कुल सही जगह वार कर पा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि तेल अवीव में, यानी कि इजराइल के अंदर, मोसाद के, आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स पर तो हमला हुआ ही है, नेतन्याहू के ऑफिस पर भी हमला हुआ है, और कहा यह भी जा रहा है कि उसी निशाने लगाकर किए गए हमले में नेतन्याहू बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे और पता नहीं वो जिंदा हैं कि मर गए। जिस तरह से एआई वीडियोज आ रहे हैं, वाकई ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, वरना ट्रंप के साथ फोटो दिखाई देती, कहीं और फोटो दिखाई देती, सैनिकों के बीच में दिखाई देती, मीटिंग्स में दिखाई देती। आप सोचिए कि जिस देश में जंग चल रही है, जिस देश का जंग से बुरा हाल है, वहां का प्राइम मिनिस्टर आर्मी के लोगों के बीच में या आर्मी की मीटिंग में होने की जगह कैफे में या पिकनिक पर कैसे दिखाई देगा। खैर, वो छोड़ देते हैं, उस पर मैं काफी बात पहले कर चुका हूं। तो रशिया और चाइना लगातार मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान लगातार सही निशानों पर हमला कर पा रहा है। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि अरब मुल्कों के अंदर से वहां के लोगों ने, वहां की आवाम में से लोगों ने अमेरिकन अड्डों के, अमेरिकन कहां छुपे हुए हैं, किस होटल में हैं, किस घर में हैं, इनकी एग्जैक्ट लोकेशंस ईरान को प्रोवाइड कराई हैं, जिसके चलते अरब मुल्कों के अंदर अमेरिकी ठिकानों पर बिल्कुल निशाने पर जाके लगी हैं ईरान की मिसाइल्स। कई सारे लोग बातें कर रहे हैं ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई, ईरान के ड्रोन खत्म हो गए। शायद उनको याद नहीं है कि रशिया को 2500 ड्रोन दिए थे ईरान ने। आप समझ सकते हैं कि उसकी ड्रोन पावर क्या है, कि जंग में मदद करने के लिए रशिया को 2500 ड्रोन दिए थे ईरान ने। एक तो ईरान के खुद के पास ड्रोन्स की संख्या अभी बहुत है, और दूसरा यह कि अगर ड्रोन और मिसाइलें कम पड़ने लगेंगी तो चाइना और रशिया से मिसाइलें और ड्रोन दोनों आ जाएंगी। और यहां तक बात आ रही है कि अगर बात ज्यादा ही बढ़ जाएगी तो डायरेक्टली भी मदद कर सकता है कम से कम रशिया ईरान की। नॉर्दर्न सीमा से बड़े आराम में से उसके सैनिक और उसकी चीजें ईरान के अंदर इंटर कर सकती हैं, अमेरिका रोक नहीं पाएगा। तो ये यहां बैठकर जो लोग बहुत अंदाज लगा रहे हैं कि बस इतने छोड़ दिए मिसाइल, अब तो खत्म हो गई ईरान के पास मोबाइल, उसकी 40% खत्म कर दी, 30% खत्म कर दी, यहां से बैठ के अमेरिका जो कह रहा है उसको सही मानना बहुत आसान है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से जंग हो रही है, जिस दिन कहता है ट्रंप कि ईरान के हथियार खत्म हो गए, अगले दिन 20-25 मिसाइल जाकर इजराइल में और मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों में गिर जाते हैं। अगर खत्म हो गए थे तो ये आए कहां से? तो बहुत सीधी सी बात है कि ट्रंप कोशिश कर रहा है अमेरिका में यह मैसेज देने का कि वो जंग जीत चुका है, उसने ईरान को बहुत तबाह कर दिया है। और ईरान अपने डायलॉग से, जैसे सीज फायर वाली बात पे मैंने सुबह बात की थी कि एक पूरा तमाशा फैलाया गया एक्जियास की सहायता से, कुछ और पत्रकारों की सहायता से, कि ईरान कह रहा है कि समझौता कर लीजिए, और विटकॉफ से उसकी बात चल रही है। अरागची ने साफ कर दिया कि मेरी किसी भी तरह की कोई बातचीत विटकॉफ से नहीं चल रही है। और सोर्सेज ने यह बताया कि विटकॉफ बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अरागची बात कर ले, लेकिन अरागची उनसे बात करने को तैयार ही नहीं है। तो एक तो इस तरह का फेक माहौल फैलाया जा रहा है कि ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान है, जबकि जंग खत्म करने के लिए परेशान अगर कोई है तो वो ट्रंप है, क्योंकि लगातार इकोनॉमी चौपट हो रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर रोज लग रहे हैं और मिल बदले में कुछ नहीं रहा है। यह ग्राफ आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल गुजरता था, कैसे ग्राफ बिल्कुल गिरा है, और सारी कोशिशों के बावजूद, सबसे सिफारिशें करने के बावजूद, कोई ट्रंप का इस बात के लिए साथ देने को तैयार नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज पार करवा दे। एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैक्रान साहब फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा कि पेजेश्कियन साहब से मेरी बात हुई, जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, उनसे बात हुई,
और मैंने उनसे कहा कि यह जंग खत्म करनी चाहिए। मैंने कहा कि जो आप बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं उस पर कंट्रोल करना चाहिए। मैंने कहा कि एटॉमिक पावर नहीं बनना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद पेजेश्कियन ने पलट के जवाब दिया। एक और मजेदार बात बता दूं कि एलन मस्क ने ईरान के जितने मिनिस्टर और बाकी सारे लोग थे, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जितने थे, सबके टिक जो होते हैं, ग्रे टिक मिलते हैं ऑफिशियल, वो हटा दिए थे, वो दोबारा वापस आ गए हैं। खैर, पेजेश्कियन साहब ने ट्वीट किया और ट्वीट में मुद्दा दर मुद्दा जवाब दिया मैक्रॉन को। उन्होंने कहा कि यह जंग हमने नहीं शुरू की है, यह जंग इजराइल और अमेरिका ने शुरू की है, इसलिए अगर जंग खत्म करने की बात करनी है तो जाके अमेरिका और इजराइल से बात कीजिए, हमें ज्ञान मत दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि यहां तक बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी सारी चीजों का मामला है, ईरान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, ईरान को अपनी सुरक्षा जरूरतें समझने का और उनके हिसाब से काम करने का अधिकार है। जो नहीं कहा लेकिन कह दिया वो ये कि आप कौन होते हैं हमारी मिसाइलों पर नजर रखने वाले, हमें जितनी मिसाइलें बनानी होंगी उतना बनाएंगे। एटॉमिक वाले मसले पे साफ कहा कि बातचीत हो रही थी, हम निगोशिएट कर रहे थे, लेकिन जब अब हमारे ऊपर बम गिर रहा है तो इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। तो मैक्रॉन साहब जो दादा बन रहे थे, इन यूरोप वालों की आदत है कि जब एशिया के लोगों से बात करते हैं तो दादा बन के बात करते हैं, जैसे अभी भी इनका राज दुनिया पे चल रहा हो। उनको पेजेश्कियन ने बिल्कुल तुर्रा बतुर्रा एकदम सामने जवाब दिया है और मेरे ख्याल से इसके बाद मैक्रॉन के समझ में आएगा कि फालतू बातें करने का टाइम नहीं है। अगर वाकई जंग खत्म कराना चाहते हो तो ट्रंप से बात करो। एक और बात है, ट्रंप ने जितनी गालियां दी हैं ना यूरोप के लीडर्स को और बाकी लीडर्स को, अब वो भी मजे ले रहे हैं कि बेटा अब तुम फंसे हो तो अच्छी तरह से फंसे रहो, हम कोई मदद नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, 28 फरवरी 2025 जेलेंस्की जाके बैठा हुआ था व्हाइट हाउस में और ट्रंप उसको लगातार बेइज्जत कर रहा था। जेलेंस्की से नहीं बर्दाश्त हुआ, उसने पलट के कहा कि वार में सबको मदद की जरूरत पड़ती है, कल तुम भी वार में फंसे तो तुमको भी मदद की जरूरत पड़ सकती है, जेलेंस्की ने कहा था। 28 फरवरी 2025 की बात कर रहा हूं, सबने वो वीडियोस देखे होंगे। उस समय ट्रंप ने लगभग उसको धमकाते हुए कहा था कि यू आर इन नो पोजीशन टू डिक्टेट टर्म्स, तुम इस हालत में नहीं हो कि हमसे बात कर सको, तुम खुद भिखारी की तरह आए हो, और बहुत बुरी तरह से डपट दिया था। यह भी कहा था कि अमेरिका को कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आज हालत यह है कि उसी यूक्रेन से भीख मांगी जा रही है कि भैया ड्रोन से बचने का तरीके जो तुम्हारे पास हैं उसके लिए जो कुछ डेवलप किया है वो हमें दो, और वो जेलेंस्की शान से कह रहा है दे दूंगा, लेकिन पैसे दो और टेक्नोलॉजी दो। तो वक्त ऐसे बदलता है, जो कल आसमान में होता है वो आज जमीन पर भी हो सकता है, और ट्रंप के साथ यही हुआ है। सारी दुनिया को टैरिफ से लेकर पता नहीं किससे किससे धमका रहा था, और आज हालत यह है कि दुनिया में उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और बेंजामिन नेतन्याहू का हाल भी सुन लीजिए, जीने मरने की बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा हाल सुन लीजिए। एक वक्त था जब अमेरिका में 70-80% लोग इजराइल के समर्थन में हुआ करते थे। आज आंकड़ा बता रहा है, लास्ट ईयर ये 47% था, मैंने बताया था आपको, अब घट के केवल 32% लोग ऐसे रह गए हैं जो इजराइल का समर्थन करते हैं। यानी अमेरिका के अंदर अब 68% लोग ऐसे हैं, 68% लोग ऐसे हैं जो इजराइल को नापसंद करते हैं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो एक जमाना था कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों में इजराइल समर्थक जीतते चले जाते थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई इजराइल का समर्थक होगा, आईपैक से पैसा लेगा, तो उसका चुनाव हारना तय है। और रिपब्लिकन के अंदर भी अब इतना आसान नहीं होगा इजराइल का समर्थन करके चुनाव जीतना। अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, आप देख लीजिएगा इजराइल समर्थकों का क्या हाल होना है। तो बातें तो बहुत की जा सकती हैं, अभी बस इतना समझ में आ रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है ट्रंप ने और नेतन्याहू दोनों ने। नेतन्याहू तो पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, लेकिन ट्रंप जिंदा है, और ये जो मधुमक्खी के डंक उसको लग रहे हैं, ये सारी जिंदगी बहुत ज्यादा दर्द देने वाले हैं। उसे लगा था कि ईरान 4 दिन में कुचल देगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि हजारों साल पुराने जो मुल्क होते हैं उनमें खुद को जिंदा रखने की और अपने मुल्क के लिए लड़ने की एक अलग ताकत होती है। और ईरान ने औकात दिखा दी है, अमेरिका को ये ताकत दिखा दी है, और अब ट्रंप तड़फड़ा रहा है कि इस जंग से कैसे बाहर निकला जाए।
आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।